हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एससी इंग्लिश स्टडी सर्कल गाइस। मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले जाइए और उसको देखिए। उसके बाद आप आगे का 5वां वीडियो 5 पार्ट जो है उसे आप जाकर देखिए, ठीक है। तो हर बार की तरह हम एक नई चीज़ सीखेंगे वीडियो के माध्यम से। चलिए, तो आप अपना कॉपी पेन लेकर करके रेडी हो जाइए और चीज़ों को नोट डाउन करते चलिएगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, हर बार मैं एक ही बात बोलता हूँ कि जो भी मैं बतलाता हूँ उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए सम स्पेशल यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। हम लोग कुछ स्पेशल टर्म सीखेंगे जो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आई होप आपने कॉपी पेन ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ दो दो प्रीपोजिशन आता है। अब आपको सवाल आपको लगेगा कि कब कौन सा प्रीपोजिशन यूज करें, तो यही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखलाने वाला हूँ कि कौन सा प्रीपोजिशन कब यूज करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला वर्ड जो है आपका, वो है आपका एंग्री। एंग्री मीन्स होता है खपा। खपा का मतलब होता है गुस्सा होना, ठीक है ना। इनके साथ दो प्रीपोजिशन आते हैं, वो वही थोड़ा नीचे लिखना। देखो, एंग्री। एंग्री मीन्स होता है गुस्सा या खपा हो। समझते हैं इसको। देखो, एंग्री के साथ दो दो प्रीपोजिशन आता है। एक तो आपका एट आता है और एक आता है विथ। एक आता है एट और दूसरा आता है विथ। एंग्री एट भी सही है और एंग्री विथ भी सही है, ठीक है। बट कुछ कंडीशंस पे। एंग्री एंग्री के साथ एट का यूज तब करेंगे जब किसी के व्यवहार अथवा उसके कैरेक्टर से आप गुस्सा हो, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग एंग्री के साथ किसका यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। एंग्री के साथ किसका यूज करेंगे? एट। जब किसी के व्यवहार या आचरण से खपा हो, जैसे कोई गलत काम कर दिया, उसकी वजह से आप क्या हो गए? गुस्सा हो गए। तो ऐसे टर्म में आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? आप यूज करेंगे एट का। कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल, ही इज एंग्री। ही इज एंग्री एट योर मिसबिहेवियर। है ना।
अब आप देख रहे हैं व्यक्ति जो खपा हुआ है वो उसके गलत तरीके से मिसबिहेवियर की वजह से उससे गुस्सा हुआ है, तो आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। वही अगर आप यहाँ विथ लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं। अगर मैं बात करूं विथ की, तो अगर कोई व्यक्ति किसी से खपा हो जाए, अगर कोई व्यक्ति किसी से खपा हो जाए यानी किसी व्यक्ति से गुस्सा हो जाए, तो वैसे टर्म में हम लोग किसका यूज करेंगे? विथ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? विथ का। अगर कोई व्यक्ति किसी से गुस्सा हो जाए, किसी व्यक्ति से गुस्सा हो जाए, तो ऐसे टर्म में हम लोग किसका यूज करेंगे? विथ का यूज करेंगे। उसके व्यवहार या आचरण से जब गुस्सा होंगे तो एट का यूज करेंगे, अन्यथा आपको किसी व्यक्ति से गुस्सा हो तो किसका यूज करेंगे? विथ का यूज करेंगे। जैसे आई एम एंग्री विथ यू, एग्जाम्पल, आई एम एंग्री एट यू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैं व्यक्ति से गुस्सा हूं ना, तो यहाँ पे सही होगा क्या? विथ यू। ठीक है, तब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आई एम एंग्री विथ यू, वाई? बिकॉज यू डू नॉट लाइक माई वीडियो आफ्टर वॉच। ठीक है, आगे समझते हैं। दूसरा वर्ड है एग्री, खत्म हो गया भाई को। दूसरा वर्ड है हमारा एग्री। एग्री का मतलब होता है क्या? सहमत होना। एग्री का मतलब क्या होता है? सहमत होना। देखो, एग्री वर्ड भी है जो है, उसके साथ दो प्रीपोजिशन आता है। एक तो आता है टू, और दूसरा प्रीपोजिशन जो आता है वो है आपका विथ। पहला प्रीपोजिशन जो है वो टू, और दूसरा प्रीपोजिशन जो है वो क्या है? विथ। अगर कोई व्यक्ति किसी की योजना अथवा कार्य में सहमत हो, जैसे कोई व्यक्ति अपना प्रपोजल उसके सामने रखा, तो आप उस चीज को अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं, भाई हाँ सही किया है, तो उस टर्म में आपको कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है? टू का। यानी किसी के योजना अथवा कार्य से जब आप सहमत हैं तो वैसे टर्म में यूज करेंगे हम कौन सा प्रीपोजिशन? टू का। लेकिन अगर किसी व्यक्ति से सहमत है, किसी व्यक्ति से सहमत है, तो यूज करेंगे हम किसका? विथ का। ठीक है, अगर आप कार्य अथवा योजना से सहमत है, कार्य अथवा योजना से सहमत है, तो हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? टू का। लेकिन किसी व्यक्ति से सहमत है, किसी व्यक्ति से अगर आप सहमत हैं तो कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? व्यक्ति से सहमत, तो हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? तो आप बोलिएगा विथ का। ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कोई व्यक्ति जो है उसके प्रोजेक्ट से क्या है? सहमत है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? आई एग्री। ठीक है, एग्री विथ योर प्रोजेक्ट। आप कहिएगा ये तो गलत है, तो पूछेंगे कैसे, तो कहिएगा यहाँ विथ थोड़ी होगा, क्या सही होगा? टू होगा। ठीक है, क्योंकि उसके योजना से क्या है? सहमत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन टू। अगर मैं विथ की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मान लीजिए कि किसी कोई मैटर कहा गया, तो उस मैटर में आप उससे क्या है? फेवर में है। जैसे कहीं पे कहीं झगड़ा हो जाता है किसी व्यक्ति का, तो उस टर्म में वो अपना प्रस्ताव रखता है, तो आप क्या करते हैं? उस व्यक्ति की बातों से क्या हो जाते हैं? सहमत हो जाते हैं। लेकिन अगर उसकी बातों से सहमत है तब तो आपको यूज करना है क्या? टू। लेकिन उस व्यक्ति के सहमत में, उसकी फेवर में है, तो आप किसका यूज करेंगे? विथ का। सपोज मान लीजिए आई एग्री, एग्जाम्पल, आई एग्री टू यू, व्यक्ति से सहमत है। ठीक है ना, आई एग्री टू यू इन दिस केस। आप कहिएगा ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ टू ना आकर के क्या आएगा? विथ आएगा, क्योंकि मैं व्यक्ति से सहमत हूँ। किससे सहमत हूँ? व्यक्ति से। अब व्यक्ति से सहमत होंगे तो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? विथ।
आई होप आपको एग्री और एंग्री दोनों समझ में आया। कुछ लोग पूछ रहे हैं एग्री का मतलब होता है सहमत होना, सहमत होना। भाई ये नाउन और वर्ब दोनों रूप में काम करता है, सहमत भी होगा और सहमत होना भी होता है, ठीक है। वो हम आगे सीखेंगे कब ये नाउन का काम करता है और कब हम इसे वर्ब के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। सब एक ही वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, आगे समझते हैं। इसको आप VVI करते चलिएगा भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला नेक्स्ट हमारा जो प्रीपोजिशन है वो है आपका डाई, ठीक है। डाई, डाई का यूज, डाई मीन्स क्या होता है आप कहिएगा, डाई मीन्स होता है मरना। डाई मीन्स क्या होता है, मरना। देखो डाई के साथ पांच पांच प्रीपोजिशन आते हैं, कितने प्रीपोजिशन आते हैं, 5 प्रीपोजिशन आते हैं, और पांचों का यूज अलग अलग कंडीशन में हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो डाई के साथ आने वाला प्रीपोजिशन है वो है आपका ऑफ, ठीक है। उसके बाद कौन सा प्रीपोजिशन आ जाएगा, फ्रॉम। उसके बाद आप लिख लीजिए इन, उसके बाद फोर, और उसके बाद क्या होगा बतलाइए मुझे, आप कहिएगा आफ्टर। पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो नोट डाउन करते चले। ये डाई का तरीके से मैं बना देता हूं डायग्राम। तो ऑफ का यूज कब करेंगे, ठीक है, जब किसी की मौत, किसी, डाई मीन्स क्या होता है, मरना, ठीक है, मौत हो जाना, ठीक है। तो ऑफ का यूज हम लोग कब करेंगे, जब किसी की बीमारी से मौत हो जाए। कैसे मौत हो जाए, किसी बीमारी से अगर किसी की मौत हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, आप कहिएगा हम तो यूज करेंगे ऑफ का। बीमारी से अगर किसी की मौत होती है, बीमारी से मौत, तो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ऑफ आएगा। क्या आएगा, ऑफ, ठीक है। जैसे एग्जांपल, ही डिड, he did from cancer। आप कहिएगा ये तो गलत है, यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑफ आएगा, ठीक है। ये क्या था, गलत था, अब यहाँ पे ऑफ यूज कर दिए तो क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। दूसरा फ्रॉम, फ्रॉम का यूज तब करते हैं जब कोई किसी अलौकिक प्रभाव से मर जाए, ठीक है, अलौकिक प्रभाव, रेडिएशन वगैरह उससे मर जाए, तो हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, फ्रॉम का, ठीक है। अलौकिक प्रभाव से अगर किसी की मौत हो जाती है, अलौकिक प्रभाव से अगर मौत होती है, तो ऐसे टर्म में हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, फ्रॉम का करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं भाई, जैसे कि कोई व्यक्ति जो है वो रेडिएशन से मर गया, किससे मर गया, रेडिएशन से, तो ही डेड फ्रॉम, ऑफ मैं लिख देता हूं, ऑफ रेडिएशन। अब बतलाइए ये सही है या गलत, आप कहिएगा बिल्कुल गलत है। सही क्या होगा, यहाँ पे फ्रॉम सही होगा, है ना, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब तीसरा हमारा जो है वो है आपका इन, इन को समझते हैं। इन, देखो इन का यूज तब करेंगे जब किसी व्यक्ति की घटना या दुर्घटना में मौत हो जाए। कहाँ मौत हो जाए, घटना में, एक्सीडेंट में, है ना, या दुर्घटना में उनकी क्या हो जाए, मौत हो जाए। तो ऐसे टर्म में हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, आप कहिएगा इन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं भाई, क्या हो सकता है एग्जाम्पल, सपोज मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है ये ब्रेन एक्सीडेंट से मर गया,
किससे मर गया? ब्रेन एक्सीडेंट से। तो क्या लिख सकते हैं? ही डेड इन ब्रेन एक्सीडेंट। और ये बिल्कुल क्या है? सेंटेंस सही है, क्योंकि मैंने कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया है? इन का। ठीक है, चलो अब हमारा कौन कौन सा बच गया? एक बचा फोर और दूसरा बच गया है आफ्टर। समझ लेते हैं इसको भी। आई फोर का यूज हम लोग कब करेंगे? तो जब कोई व्यक्ति किसी मकसद के लिए, किसी चीज के लिए, किसी चाहत के लिए जान दे दे, तो उसके लिए हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? फोर का। डाई के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? फोर का। ठीक है, जैसे हमारे देशभक्त जो है वो किसके लिए जान दे देते हैं? देश के लिए। उनका मकसद क्या है? कि देश के प्रति क्या हो जाना? शहीद हो जाना। तो वैसे टर्म में हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? आप कहिएगा फोर का। कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? फोर का। ठीक है, फोर मैं लिख रहा हूं भाई, डाई के साथ फोर आएगा, ऐसा ना कि आप बाद में पीछे वाला भूल जाओ और स्किप करके देखो तो आपको लगेगा फोर का यूज में क्या बता दिया। ठीक है, इसलिए भाई तो किसी मकसद के लिए, किसी मकसद या लक्ष्य के लिए मरना या जान मरना। चलो ज्यादा दिमाग नहीं लगा। कुछ लोग किसके लिए मर जाते हैं समझ गए होंगे आप। ओहो, सब समझदार हो गए। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। He did for did for he did for country। और ये हमारा बिल्कुल क्या है? सही है, क्योंकि फोर का यूज मैंने किया है ना। वह देश के लिए क्या कर दिया? जान दे दिया या फिर मर गया, है ना। चलो आफ्टर एक बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है हमारा? आफ्टर। डाई आफ्टर। देखो इसका यूज हम लोग कब करेंगे? डाई आफ्टर का यूज हम लोग कब करते हैं? इसका यूज हम लोग, डाई आफ्टर का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? देखो किसी चीज का अगर आप पीछा कर रहे हैं, ठीक है ना, लिलके हुए हैं उसके लिए, चाहत में लगे हुए और लगे हुए ही अपने आप को क्या कर देना? शहीद कर देना, जान दे देना। ठीक है, जैसे कुछ व्यक्ति क्या होते हैं ना, पैसे के लिए अपनी जान दे देते, पैसे के लिए लिलकल है, लगल है। ठीक है, और वो अंतिम में क्या कर देते? जान दे देते। ठीक, ललायत, किसी चीज के लिए ललायत होना, किसी वस्तु या चीज के लिए ललायत होना। ललायत मतलब समझते हैं? ललायत होना और होते होते क्या कर देना? खुद की जान गवा देना। जैसे ही इज ही इज डाइंग फॉर टू लव। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही क्या होगा भाई? यहाँ फोर नहीं आएगा, क्या आएगा? आफ्टर आएगा। ठीक है, उन्होंने सच्चे प्यार के लिए ललायत होके क्या कर दिया? जान दे दिया। उसने सच्चे प्यार के लिए जान दे दिया ना। चलिए समझ में आ गया। आगे बढ़े। वेरी गुड। लाइक किए आपने? नहीं किया तो करो, लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं। और क्या है नेक्स्ट आपका जो है वो है मेड। मेड इन चाइना, नाम सुने हैं? सब फोन में लिखा हुआ रहता है मेड इन चाइना। आधी दुनिया का सारा सामान चाइना ही तो क्या करता है? प्रोडक्शन करता है हमारे देश में और अन्य देश में, है कि नहीं। इसमें कितने प्रीपोजिशन आ जाएंगे भाई? ऑफ आएगा, फ्रॉम आएगा, बाई आएगा, फोर आएगा, इन आएगा। चलो इतना में हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए ऑफ। ठीक है, उसके बाद लिख लीजिए फ्रॉम, उसके बाद लिख लीजिए बाई, उसके बाद फोर और लास्ट आपका इन।
देखो भाई, मेड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ भी आता है, फ्रॉम भी आता है, बाय भी आता है, फॉर भी आता है, इन भी आता है, लेकिन पांचों प्रीपोजिशन अलग अलग सिचुएशन में आता है, ठीक है ना। सपोज मान लीजिए, कौन सा मैं पहले बतला दूं आपको, पहले हम समझते हैं मेड ऑफ को, ठीक है। सबसे पहला हम समझते हैं मेड ऑफ। मेड के साथ ऑफ कब यूज करेंगे? यदि किसी वस्तु के नए निर्माण में उसके पुराने तत्व का अस्तित्व स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे तो उसे दर्शाने के लिए मेड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑफ। सपोज मान लीजिए, यदि किसी वस्तु के नए निर्माण में, मतलब उसको जब नया बनाया गया तो उसके पुराने तत्वों का अस्तित्व क्या हो जाता है? स्पष्ट रूप से दिखाई दे। स्पष्ट रूप से क्या दे? दिखाई दे। तो वह उसे दर्शाने के लिए हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? आप कहिएगा ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है ना। चलो देखो, सपोज मान लीजिए कि आपके घर में फैन बना हुआ है, ठीक है, और फैन किस चीज का बना हुआ है? आयरन का। तो आपको आयरन दिखाई देता है? कहिएगा बिल्कुल दिखाई देता है। तो क्या लिख सकते हैं? द फैन इज मेड ऑफ आयरन। द फैन इज मेड ऑफ आयरन। एग्जाम्पल से हम लोग क्या लिख सकते हैं? द फैन इज मेड ऑफ आयरन। द फैन इज मेड ऑफ आयरन। ये पंखा जो है वो किस चीज से बना हुआ है भाई? लोहे से बना हुआ है ना, आयरन, क्योंकि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ना। जैसे कोई बेड बना हुआ है, चौकी बना हुआ है ना, तो ये किस चीज का बना हुआ है? लकड़ी का बना हुआ है। तो लकड़ी दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना। तो द बेड इज मेड ऑफ वुड। द बेड इज मेड ऑफ वुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? आप कहिएगा फ्रॉम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? फ्रॉम। फ्रॉम में हम लोग देखते हैं, समझते हैं भाई क्या होगा इसका। लिख दूं क्या? लिख देता हूं। इसमें दिखाई दे, वस्तु दिखाई दे, शॉर्ट में यहां लिख देता हूं, वस्तु दिखाई दे। बाकी आप सुन कर करके नोट बनाते चलिएगा, नोट से, ठीक है ना। वस्तु दिखाई देने पे दूसरा वाला लिखिए, फ्रॉम का। ध्यान से सुनिएगा भाई। यदि किसी वस्तु के नए निर्माण में उसके पुराने वाले तत्व की उपलब्धता जो उसमें लगा है पूरी तरह से क्या हो जाए? विलीन हो जाए, समाप्त हो जाए उसी में, ठीक है, तो उसे दर्शाने के लिए हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? फ्रॉम का। तो आपके दिमाग में चलेगा, अरे ऐसे कैसे? देखो मुझे बतलाइए, अगर आप दही जमाते होंगे घर पे, दही जमाते नहीं जमाते हैं, तो दही क्या चीज का जमता है? पानी का जमता है या दूध का जमता है? आप कहिएगा ये तो दूध का जमता है। लेकिन जब आप जमा देते हैं दही को, तो आपको दिखाई देता है उसमें दूध दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। जैसे आप वाइन देखे होंगे, शराब देखे होंगे, वो भी कुछ फ्रूट्स के बनते हैं, ज़्यादा आइडिया नहीं है, बियर वियर जो होता है वो फ्रूट्स के बनते हैं। तो मे बी आपको उसमें फ्रूट्स दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या देख रहे थे भाई? मेड फ्रॉम ना, का एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, क्या हो सकता है? तो वाइन इज मेड ऑफ ग्रेप्स। अब आप कहिएगा ये तो गलत है, क्यों? क्योंकि आपको ग्रेप्स वाइन के बनने के बाद दिखाई नहीं देता है, तो यहाँ ऑफ नहीं होगा, सही क्या हो जाएगा? फ्रॉम। समझ में आ गया? आगे बढ़े, तीसरा वाला देखते हैं, मेड बाई। मेड बाई, इसका यूज कब करते हैं भाई? मेड बाई का, हाँ देखो, जब किसी चीज का निर्माण किया गया, मेड का मतलब क्या होता है? बनाना। तो जब किसी चीज का निर्माण किया गया है और निर्माण
करने वाले को अगर दर्शाना है तो हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे। जैसे हम लोग पेंटिंग वगैरह बनाते हैं अपनी कॉपी में, तो जब उसको स्कूल में जमा करना होता था तो यहाँ पे हम लिखते थे मेड बाई और यहाँ लिखते थे राम। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने बाई लगाया है ये आर्ट बनाने वाले व्यक्ति का नाम डिनोट करने के लिए हम लोग बाई का यूज करते थे। ठीक है, और करते हैं, अभी भी करते हैं भाई। तो देखो, किसी वस्तु के निर्माण करने वाले को दर्शाने के लिए हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे। कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल लिखते हैं भाई। द पेंटिंग has been made by राम। ठीक है, ये राम के द्वारा पेंटिंग को क्या किया गया है, बनाया गया है ना। तो यहाँ आप बाई का यूज करेंगे क्योंकि ये पेंटिंग बनाने वाले को आप क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। तो यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन आ जाएगा, आप कहिएगा बाई आ जाएगा। और ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही है, कोई भी इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकेंड लास्ट जो है हमारा मेड फॉर। देखो, मेड फॉर का यूज हम लोग कब करते हैं, तो जब किसी वस्तु का निर्माण किया गया है तो उस निर्माण करने के बाद उसकी उपयोगिता क्या है उसे बतलाने के लिए हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। अगर किसी वस्तु का निर्माण किया गया है तो उस वस्तु का यूज किया जाएगा भाई। तो किस पर्पस से उसका यूज किया जाएगा उससे बतलाने के लिए आप कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आपका स्मार्टफोन आपके लिए बनाया गया है, तो किस लिए बनाया गया है भाई, तो लर्निंग के लिए बनाया गया। बाकी तो आप समझदार हैं, क्या क्या उसमें देखते हैं। जैसे दिस इज, मैं शॉर्ट्स वीडियो की बात कर रहा हूं, दिस फोन इज मेड फॉर ओनली टॉक। ये जो फोन बनाया गया है केवल किस लिए बनाया गया है, बात करने के लिए बनाया गया है ना। और भी आप देख सकते हैं, सपोज मान लीजिए कि कोई वस्तु है, तो दिस आर्टिकल मेड फॉर हाउसवर्क। ये जो आर्टिकल बनाया गया है वो गृह कार्य को करने के लिए बनाया गया, यानी इसका क्या बताया जा रहा है, उपयोगिता बताया जा रहा है। तो जब कभी आपको उपयोगिता बतलानी हो तो ऐसे टर्म में हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, तो आप कहिएगा फॉर का यूज करेंगे। कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, फॉर का, उपयोगिता बताने के लिए। किसी वस्तु की उपयोगिता बतलाने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, फॉर आएगा। किसके साथ, मेड के साथ। ठीक है, लास्ट आपका कौन सा प्रीपोजिशन बच गया भाई, आप कहिएगा इन, मेड इन। देखो, इसका यूज हम लोग कब करते हैं, मेड इन का यूज कब करते हैं, किसी वस्तु के निर्माण स्थल को दर्शाने के लिए हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। निर्माण स्थल मतलब उसका निर्माण कहाँ हुआ है उस स्थल को बतलाने के लिए हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, मेड के साथ इन का यूज करेंगे। ठीक है, आपने लिख लिया है। चलो एग्जाम्पल, दिस फोन लिखिए, दिस फोन इज मेड इन इंडिया। यह फोन कहाँ बनाया गया भाई, भारत में बनाया गया है ना।
तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या आ गया, इन आ गया है। कौन सा प्रीपोजिशन आ गया, इन आ गया। अब थोड़ा यही वाला प्रीपोजिशन यहाँ रख के देखिए कितना बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। दिस फोन इज मेड इन ओनली टॉकिंग, ये क्या हो गया भाई, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, किसी निर्माण स्थल को दर्शाने के लिए मेड के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है, इन आता है। आज आपको पता चला होगा या होपफुली आप जानते होंगे कि आपके फोन में या किसी वस्तु में मेड इन चाइना, मेड इन नोएडा, मेड इन इंडिया या मेड इन यूके क्यों लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। चलिए प्लेस को दर्शाने के लिए हम लोग करते हैं ना। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम लोग समझते हैं भाई। एक है हमारा प्यारा प्रीपोजिशन लुक। कौन सा है, लुक। देखो लुक के साथ भी 4 से 5 प्रीपोजिशन का हम लोग यूज करते हैं लुक के साथ। एक, दो, तीन, चार, पांच और एक, 6, ठीक है। सबसे पहले लुक के साथ आता है एट, कोई भी आगे पीछे भी लिख सकते हैं। उसके बाद लिख लीजिए फोर, लुक फोर, लुक आफ्टर, ये तो सबको याद ही होगा, लुक आफ्टर, लुक इनटू, लुक इनटू, लुक फॉरवर्ड टू, भाई ये VVI है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये लुक फॉरवर्ड टू। उसके बाद लास्ट आपका बचा लुक अहेड। एक एक करके समझते हैं। लुक का मतलब होता है देखना, ठीक है। लुक का मतलब क्या होता है, देखना। जब किसी चीज को आप ध्यान से बिल्कुल देखते हैं, गहन दृष्टि से देखते हैं, तो लुक के साथ प्रीपोजिशन कौन सा आएगा, एट आएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बतला रहा हूं, तो सपोज जब मैंने कहा कि बोर्ड पर जब मैं खड़ा हूं, सॉरी बोर्ड के पास जब मैं खड़ा हूं, तो वहां पे मैंने बोला लुक एट मी, मतलब मेरी ओर थोड़ा क्या करो, ध्यान से देखो, मेरी ओर थोड़ा क्या करो, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे लुक के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आ गया, एट आ गया, लुक एट। एग्जाम्पल, यू आर लुकिंग एट हिम, या लुकिंग एट हिम, ठीक है। तुम उसे ध्यान से देख रहे हो, तुम उसे ध्यान से देख रहे हो, कौन सा प्रीपोजिशन आ गया, एट आ गया बाबू, किसके साथ, लुक के साथ। दूसरा है आपका लुक फॉर, लुक फॉर, देखो लुक फॉर का मतलब होता है तलाशना, किसी चीज की क्या करना, तलाश करना, तलाशना। मूवी देखे हैं तलाश। एग्जाम्पल, लुक फॉर का मतलब ही क्या होता है, तलाशना, तलाश करना, ठीक है। जैसे आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, मैं एक नए जॉब की क्या कर रहा हूं, देख नहीं रहा हूं, तलाश कर रहा हूं, ठीक है। अब आपको नहीं मालूम रहेगा कि लुकिंग फॉर का मतलब क्या होता है, तब तो आप यही बताइएगा भाई कि मैं एक नए जॉब को क्या कर रहा हूं, देख रहा हूं। कहने का मतलब आप उसे क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, ठीक है ना। तीसरा है आपका लुक आफ्टर, बच्चा बच्चा इस चीज को जानता है और आप भी जानते होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, क्या करना, देखभाल करना या पालन पोषण करना, देखभाल करना या पालन पोषण करना।
ठीक है, देखभाल करना या पालन पोषण करना। एग्जाम्पल, बस यही होता है भाई, इसका हिंदी मीनिंग आपको लिखना है बस। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल में? एन ओल्ड लेडी, एन ओल्ड लेडी वाज लुकिंग आफ्टर द बेबी। एक बूढ़ी औरत जो है छोटे बच्चे को क्या कर रही है? पालन पोषण कर रही या देखभाल कर रही थी। ठीक है, तो आपने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लुक फॉरवर्ड टू। भाई इसको तो आप स्टार मान लीजिए और VVI कर लीजिए, हालांकि इंपॉर्टेंट सारे बता रहा हूं, लेकिन इसमें एक और लॉजिकल बात है जो मैं आपको जिरंड में बताऊंगा, अभी मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, जिरंड की जब टॉपिक पढ़ेंगे ना तो वहां मैं आपको सिखाऊंगा लुक फॉरवर्ड टू के पीछे क्या लॉजिक है। चलिए फिलहाल तो आप समझिए लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू, देखो लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है उत्सुकता से या जिज्ञासा से, उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना। जैसे हमारे पिताजी मार्केट गए हैं और हमें क्या कह दिए हैं कि जा रहे हैं, दिवाली का फेस्टिवल है, आपके लिए एकदम अच्छे अच्छे पटाखे लेकर करके आएंगे। ठीक है, और आपके पिताजी को या आपके रिलेटिव जिन्होंने ये बात कही है उनको आने में थोड़ा समय लग जाए, देर हो जाए, तो आप क्या करेंगे? एकदम काफ़ी एक्साइटेड होके एकदम प्रतीक्षा करेंगे उनकी और सोचेंगे मन ही मन कि ये वाला पटाखा होगा, ये वाला पटाखा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो आपके अंदर जो वो फीलिंग्स आ रही है ना, उन फीलिंग्स को बतलाने के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? लुक फॉरवर्ड टू। कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? लुक फॉरवर्ड टू, मतलब आप वेट कर रहे हैं काफी उत्सुकता के साथ। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू I am looking forward to दिवाली, है ना। I am looking forward to दिवाली, मैं दिवाली की काफी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं, है ना। तो ये आपका सेंटेंस है जो बिल्कुल क्या है? सही है। और लास्ट आपका बच गया लुक अहेड। इसको समझ लेते हैं भाई, लुक अहेड क्या होता है ना। देखो लुक अहेड, लुक अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ना। क्या होना? आगे बढ़ना, आगे बढ़ना या कदम बढ़ाना, कदम बढ़ाना, है ना। ये डायरेक्ट इसका मीनिंग होता है फ्रेज के टर्म में। फ्रेज समझते हैं? हाँ समझते होंगे भाई आप। देखो ये क्रैश कोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो ऑलरेडी आप ये जान ही गए होंगे कि ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ करके ही आए हैं। और अगर नहीं पढ़े हैं तो आप अच्छे से पढ़िए, और अगर पढ़ चुके हैं तो उसे रिवाइज कर लीजिए। ठीक है ना। लुक अहेड, आगे बढ़ना या आगे बढ़ाना। ठीक है, कदम बढ़ाना। एग्जाम्पल, यू मस्ट look ahead in this subject। इस विषय में आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है ना, अवश्य आगे बढ़ना चाहिए। तो ये था आपका प्रीपोजिशन, जो लुक के साथ 6 प्रीपोजिशन आते हैं, और 6 में से
एट, फॉर, आफ्टर, इनटू, अहेड, फॉरवर्ड, टू, ये सारा का सारा प्रीपोजिशन एज अ फ्रेजल वर्ब, मतलब फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज होता है। ठीक है ना भाई, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारा जो है वो है आपका ट्रस्ट। कौन सा प्रीपोजिशन है? ट्रस्ट। देखो, ट्रस्ट का मतलब होता है क्या? भरोसा करना, जो आज के डेट में काफी मुश्किल से लोग करते हैं, भरोसा करना, है ना, भरोसा करना। इसके साथ तीन प्रीपोजिशन आता है, एक तो है आपका इन, दूसरा है टू, और तीसरा है आपका विथ। कितने प्रीपोजिशन आते हैं? आप जोर से कहिएगा, तीन प्रीपोजिशन आता है। इन आता है, टू आता है और विथ आता है। ट्रस्ट के साथ इन का यूज तब करेंगे ना जब आप किसी व्यक्ति पे भरोसा करें, किसी व्यक्ति पे भरोसा करेंगे तब आपको, किसी व्यक्ति पे भरोसा, तब आपको ट्रस्ट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है? इन लगाना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं भाई। आई डोंट हैव ट्रस्ट इन यू। आज के जनरेशन की कहानी मैंने लिख दिया। मुझे आप पर काफी, मुझे तुम पर कतई भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। किसको? हमको। किस पर? तुम पर, है ना। नेक्स्ट टू। टू का यूज कब करेंगे? जब किसी व्यक्ति के कार्य अथवा ईमानदारी पर भरोसा हो। जब किसी व्यक्ति के कार्य अथवा ईमानदारी पर भरोसा हो तो हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? आप कहिएगा टू का यूज करेंगे। ठीक है, ट्रस्ट के साथ टू का यूज हम लोग कब करेंगे? जब किसी व्यक्ति के कार्य अथवा ईमानदारी पे भरोसा हो, तब कार्य अथवा ईमानदारी पर भरोसा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं भाई। क्या हो सकता है? आई हैव ट्रस्ट, आई हैव ट्रस्ट टू योर ऑनेस्टी। ठीक है, आई हैव ट्रस्ट टू योर ऑनेस्टी, आपकी ईमानदारी पे मुझे क्या है? भरोसा। नेक्स्ट है आपका ट्रस्ट विथ। ट्रस्ट विथ, ट्रस्ट विथ जब आप देखो भाई, ट्रस्ट विथ का मतलब होता है सौंपना। क्या होता है? सौंपना, किसी को कोई काम देना, प्रदान करना, है ना, जिम्मेदारी देना, प्रदान करना। तो हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? विथ का। ट्रस्ट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? विथ का यूज करेंगे। ठीक है ना। ही, यहां ही ट्रस्टेड मी with, he trusted me with 100 rupees to buy क्रैकर्स। आपको पटाखे खरीदने के लिए कितने रुपए मिले? 100 रुपए दिए गए, है ना। तुम आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि ट्रस्ट के साथ प्रीपोजिशन क्या आया है? विथ आया है। भाई यहाँ पे प्रीपोजिशन लिखाएगा, यहाँ नहीं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ट्रस्ट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे हम लोग? विथ का यूज करेंगे। कब? जब हमें ये मीनिंग देना हो, प्रदान करना, प्रोवाइड करना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ही प्रोवाइडेड
₹100 टू बाय क्रैकर्स। तो प्रोवाइडेड का मीनिंग वो अलग हो गया भाई, प्रदान करना वो तो होता है, लेकिन हम ट्रस्ट के साथ विथ का यूज कर करके हम प्रदान करना का मीनिंग लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसा ये जो है आपका प्रोवाइडेड, ये जो मीनिंग है इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ट्रस्ट विथ, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, सिनोनिम है ना, सिनोनिम से। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट है आपका आस्क। कौन सा प्रीपोजिशन है, आस्क। आस्क के साथ 3 प्रीपोजिशन आता है, एक तो आता है फॉर, दूसरा आता है आफ्टर और तीसरा आता है इन। एक तो फॉर, दूसरा आफ्टर, तीसरा क्या आता है, इन आता है। आस्क फॉर का मतलब होता है किसी से कुछ मांगना, किसी से कुछ मांगना, किसी से कुछ मांगना हो तो आस्क के साथ क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, आस्क फॉर के लिए एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम। एग्जाम्पल से देखो क्या लिख सकते हैं भाई, ही इज आस्किंग, ही इज आस्किंग फॉर, आस्किंग फॉर मनी, द न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। वो नए प्रोजेक्ट के लिए क्या कर रहा है, पैसे मांग रहा है, क्या कर रहा है, पैसे मांग रहा है। तो आस्क के साथ क्या हो रहा है, फोर का यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, फोर का यूज हो रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, आस्क के साथ फोर का यूज तब करेंगे जब हिंदी मीनिंग कुछ मांगना देना हो, ठीक है ना, मांगने के लिए किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि वो पूछ रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है हमारा कौन सा प्रीपोजिशन, आप कहिएगा आफ्टर। कौन सा प्रीपोजिशन है, आफ्टर, आस्क आफ्टर। देखो आस्क आफ्टर का भी हिंदी मीनिंग होता है भाई, आस्क आफ्टर का भी हिंदी मीनिंग होता है और इसका मतलब होता है किसी से किसी बारे में पूछना, किसी बारे में पूछना, ठीक है, आस्क आफ्टर। एग्जाम्पल, ही आस्क्ड आफ्टर, आफ्टर हर डेथ, वह उसके मृत्यु के बारे में पूछा, वह उसके मृत्यु के बारे में पूछा। तो यहां आपने क्या नोटिस किया, पूछने के सेंस में आस्क आफ्टर का यूज किया जा रहा है एज अ फ्रेजल वर्ब, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका आस्क इन। आस्क इन का मतलब होता है अंदर बुलाना, आस्क इन का मतलब होता है अंदर बुलाना, क्या होता है, अंदर बुलाना। आस्क इन का मतलब क्या होता है, अंदर बुलाना। एग्जाम्पल, आई वॉज स्टैंडिंग, आई वॉज स्टैंडिंग। वही नेक्स्ट पेज पे मैं लिखता हूं, एग्जाम्पल, आई वॉज स्टैंडिंग एट द, कहां, गेट, स्टैंडिंग एट द गेट बट ही डिड नॉट आस्क मी, आस्क मी इन। आई वॉज स्टैंडिंग एट द गेट, मैं दरवाजे पर खड़ा था, बट लेकिन ही डिड नॉट आस्क मी इन, लेकिन उसने मुझे अंदर आने के लिए अंदर नहीं बुलाया, उसने मुझे अंदर नहीं बुलाया। ये इसका क्या हो जाएगा, हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और प्रीपोजिशन देख लेते हैं। एक है आपका
एनोएड, एनोएड के साथ दो प्रीपोजिशन आता है, एक एट आता है और दूसरा आता है विथ। एक एट आता है, दूसरा कौन सा आता है? विथ। अगर कोई व्यक्ति किसी के आचरण या कार्य से गुस्सा, तो हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई किसी व्यक्ति से खपा, व्यक्ति से गुस्सा, तो हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? विथ का यूज करेंगे। ये किसके जैसा हो गया? आपको याद आ रहा है कुछ? आप कहिएगा ये तो बिल्कुल बिल्कुल एंग्री के जैसा हो गया। किसके जैसा हो गया? एंग्री। एंग्री, एंग्री किधर गया भाई? हाँ, एंग्री के साथ कौन कौन से प्रीपोजिशन एट आते हैं ना, और विथ आते हैं, सेम एज यहाँ है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं नहीं बताता हूँ, ठीक है, छोड़ देता हूँ, दोनों सेम टू सेम होगा। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, और एग्जाम्पल जो है सो आप खुद से लिख कर मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में इसके एग्जाम्पल बताइए, सेंटेंस आप लिख करके दीजिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। रहने देते हैं यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ, वीडियो को आप देखते हैं, देख के गायब हो जाते हैं, कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके बेल आइकन को प्रेस करने के बाद, ठीक है। चलिए रहने दीजिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।